नमस्कार दोस्तों, द बिस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ उत्तराखंड में, देहरादून में। और देहरादून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके अभी बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रहा देहरादून। एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था भू कानून को लेके आंदोलन। और अभी कुछ महीने पहले बहुत सारी संख्या में लोग आए, जनमानस सड़कों पे था। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी आह्वान किया था और काफ़ी चर्चा में आया था भू कानून। आज मेरे साथ बैठे हैं भू कानून के थिंक टैंकर जिनकी जिनकी सोच है ये और जो इस आंदोलन को युवाओं में ला रहे हैं, लुसन भाई और मोहित भाई। तो मोहित भाई, लुसन भाई, बहुत स्वागत है आपका द बिस्ट पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो बधाई, आपका आंदोलन काफ़ी सक्रिय है और चर्चाओं में है। और जो यूथ है, अगर मैं कभी अभी मैं पौड़ी या उत्तराखंड हिल्स में घूम रहा था, तो लोगों को इस बारे में पता है, वो जानते हैं कि आप लोग कौन है और किस बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ ब्रीफ करें इसके बारे में कि भू कानून एक्चुअली है क्या और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उत्तराखंड की डेमोग्राफी और इकोनॉमी को। विषय ऐसा है, भू कानून एक तरह से जो मूवमेंट है, ये अपने जमीर को बचाने का, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बचाने का एक आंदोलन है। आज आप देखिए, बड़े बड़े माफिया, पूंजीपति, पैसे वाले लोग इस राज्य में आ गए। उनकी नजर यहाँ की जमीनों पर है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है हमारे सामने? जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। उनके पास अब लैंड बची ही नहीं। और एक तरह से उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एकमात्र हिमालयी राज्य ऐसा है जिस राज्य में भूमि कानून बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य को देख लीजिए, पड़ोसी राज्य हमारा हिमाचल है, बहुत मजबूत कानून है। वहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से जमीनें नहीं खरीद सकता है। लेकिन उत्तराखंड ही ऐसा एक मात्र राज्य रह गया है जिसमें जमीनों की खुली लूट मची हुई है। और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट के नाम पे जमीन खरीद रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है वो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद हमें नजर नहीं आ रहा। अभी आप देखिए, मनोज वाजपेयी जी का एक मामला हम सबके सामने। उन्होंने 2021 में ध्यान और योग मेडिटेशन के नाम पर यहाँ पर करीब करीब 15 नाली जमीन खरीदी अल्मोड़ा जिले में। 2021 से लेकर 2024 और 25 आने वाला, अभी तक वहां पे ना मेडिटेशन हब बना, ना कोई ध्यान केंद्र बना। वो जमीन वैसी की वैसी है। जिस पर्पज के लिए वाजपेयी जी ने जमीन खरीदी थी, उस उद्देश्य को लेकर वहां पे कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। अब सरकार कह रही है कि इस तरह के जो भी मामले हैं, अब सरकार उन जमीनों की जांच कर रही है जिन प्रावधानों को लेकर जमीन दी गई थी। अगर वहां पर वो चीजें नहीं हुई है तो सरकार उन जमीनों को सरकार अपनी इसमें निहित कर रही है। तो ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे न जाने कितने मामले इस राज्य में है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे जमीनें खरीदी है निवेश के नाम पर, वहां पर वो काम हुआ नहीं है। और आज कई स्थान हमें ऐसे दिखते हैं जहाँ पे प्लॉटिंग काम चल रहा है, जमीनें बेची जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोगों से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कृषि भूमि सीमित मात्रा में है। बहुत एक तरह से देखें तो हमारे पास एक ऐसा आंकड़ा भी नहीं है कि हम बता सकें कितनी कृषि भूमि हमारे पास शेष है। कोई कहता है 4% बची हुई है, कोई कहता है 6% बची हुई है। और ये खतरा हमारे सामने सबसे बड़ा है, अपनी जमीनों को बचाने का। इसलिए आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू करने के पीछे मकसद यही था कि हम अपनी जमीनों को किसी भी तरह से बचाएं। जो कानून सरकार ने बनाए हैं 2018 में, के बाद संशोधन कानूनों में हुए हैं, उसको सरकार रद्द करे। ये हमारी सरकार से एक तरह से बहुत मुख्य मांग यही है। और सरकार लगातार इस दिशा में कह भी रही है कि हम काम करेंगे, मजबूत भू कानून लाएंगे। लेकिन कब तक जो हमारी सोच है, जो जनता की भावना है, उसके अनुरूप कानून आएगा, ये स्पष्ट नहीं है। हमने तो सरकार को ये भी कहा है कि आप जो भी ड्राफ्ट बनाते हैं, एक बार जनता की भी सार्वजनिक कीजिए, ताकि जनता को भी पता हो कि आप कैसा कानून इस राज्य की जनता को देना चाहते हैं। लेकिन अभी सरकार ने बजट सत्र पर कहा है कि वहां हम उसको मजबूत कानून लाएंगे, लेकिन भरोसा सरकार पे है नहीं। सरकार 2-3 सालों से लगातार इस बात को कह रही है। हमने भी निर्णय लिया है कि जब तक जो भी 2018 के बाद भूमि कानूनों में संशोधन हुए हैं उनको सरकार रद्द नहीं कर देती, हम 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, प्रदेश भर में और पूरे लोग हमारे उत्तराखंड के लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे, आंदोलन और भी तेज करेंगे। हमारी आगे मंशा है। तो बहुत बढ़िया, 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी आता है, तो मेरी तरफ से तो और दुआएं हैं। अच्छा, तो जैसे मैं भी बता रहा था कि उत्तराखंड जब भी आओ, आजकल दो ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो रिजॉर्ट्स और दूसरे धूल धक्कड़ हर जगह, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म इज़ मस्ट फॉर डेवलपमेंट, खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी या आप वाइल्ड लाइफ या फिर आप एक एडवेंचर टूरिज्म बोले तो बहुत कुछ है। बट मुझे लगता है कि ये बस्ट हो गया है। रादर लोग इस डायरेक्शन में जाके लोग आते हैं कुछ दिन रहने के लिए, मजे करके चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि ज़्यादातर रिजॉर्ट जो है वो बाहर वालों के हैं, जो पहाड़ी नहीं है, तो बेचते तो पहाड़ी हैं। ये मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये लोगों में अक्सर आती है कि यार बेच तो लोग ही रहे हैं ना। तो और भारत का संविधान उनको ये एक अधिकार देता है कि वो आके ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे कि लोगों के अंदर आप कैसे जागरूकता फैलाएंगे? इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी तो है, हिमाचल भी तो है, वहां लोग क्यों नहीं बेच पा रहे? उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि वहाँ के कानून बहुत कड़े हैं। ठीक।
अगर वहां भी जमीनों बेचने की खुली लूट होती तो क्या हिमाचल के किसान आज समृद्ध हो पाते? क्या वो जो उनके उत्पादन है, सेब का जो उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उससे उनकी समृद्धि हो पाती? कभी नहीं हो पाती। वहां भी लोग जमीनें खरीदते, वो भी आज वहां भूमिहीन होते वहां के लोग भी, और वहां चौकीदार कहीं नौकर बने होते किसी रिजॉर्ट में। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री बहुत विजनरी थे, उन्होंने समझा इस बात भावना को कि हमें अपनी खेती की जमीन को बचाना है। लेकिन उत्तराखंड में हुआ उल्टा। यहाँ आप देखिए, कानूनों को कमजोर किया जा रहा है, इतने कमजोर किए जा रहे हैं इस कानून को, और बेतहाशा जमीनें बिक रही हैं। इस राज्य में ऐसी लूट के रास्ते खुले हुए हैं, इसकी संवेदनशीलता को भी नहीं समझा गया। सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हमारा ये राज्य है, नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, हमारे चाइना की सीमा इस राज्य से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद यहाँ पर इतना लचर कानून बना दिया गया। कल के दिन में कोई भी चाइना की कंपनी यहाँ पर आ सकती है, अपने उद्योग के नाम पर यहाँ पे जमीनें खरीद सकती है। वो कितना बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकती है। और भी अन्य देशों से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अन्य तरह की गतिविधियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो एक तरह से एक खतरा है। लेकिन जो हम ये कह रहे हैं, जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे किसान हैं, वो जमीन बेचने के लिए क्यों विवश हो जाते हैं, इसके पीछे के भी कारण समझने पड़ेंगे। हमारे लोग एक तरह से आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है। कई बार अपनी बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी ही आमदनी के लिए, अपनी ही रोजी रोटी चलाने के लिए जमीन बेचना मजबूरी बन जाता है। इसके बजाय सरकार उनके हाथों को काम देती, जिस जमीन को बेचकर, माना कोई काश्तकार अपनी जमीन बेच रहा है, वहां पे रिजॉर्ट बन रहा है, और उस रिजॉर्ट में उसके बाद वो नौकर बन रहा है, चौकीदार बन रहा है। सरकार चाहती अपनी जमीन में, उसी की जमीन में सरकार चाहती तो उनके हाथों को मजबूत कर सकती थी। सरकार उनको लोन देती, सरकार उनको ट्रेन कर दी कि तुम्हें इस तरह से रोजगार यहाँ पे मिल सकता है। सरकार के पास बहुत सारी स्कीम है, इस दिशा में सरकार काम कर सकती आते हैं कि ऐसा क्या करा इस सरकार ने, क्योंकि 2018-19 में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे इन्होंने थोड़ी सी लचर करी इस कानून व्यवस्था को, और अचानक से बाहर से लोग आके उन्होंने इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जमीनें लेके, पर मेजोरिटी ऑफ देम एंड अप रिजॉर्ट्स में या होम स्टे में। तो जनता को ये नहीं दिख रहा, क्या क्यों नहीं दिख रहा कि ऐसा क्या कि जनता फिर भी कहती है कि नहीं यार, इसमें तो हम क्या करें। तो सरकार ने चेंज करा कानून, और अक्सर इस गलती थोप दी जाती है, पिछली सरकारों पर जाती है, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के लिए मार्केट ओपन करी जा रही है, और अभी रिसेंटली जो बॉर्डर विवाद में थोड़ी नरमी आई है, वो भी एक समहाउ उसी मार्केट को ओपन करने के लिए एक स्मूथ रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि लोग उसका उस पर कोई विरोध ना हो कि सब नॉर्मल हो रहा है। तो इसको कैसे आप इस चीज़ को डेंजर देखते हो, चाइना की ओपन मार्केट? क्योंकि चाइना, ये जो एरिया है तिब्बत से लगा हुआ, और तिब्बत जो है वो एक, सब जानते हैं कितना संवेदनशील एरिया है। तो इस पे आप बताइए प्लीज दोनों। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि 2018 में सरकार ने कहा कि हमें कानूनों में संशोधन करना है, कानून इस तरह से बनाने हमको इस राज्य में, ताकि यहाँ पर निवेश हो सके, यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित हो सके, खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके लिए हमें कानूनों में संशोधन करना पड़ रहा है। और सरकार ने उस समय कहा, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, कि यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ के निवेश, यानी MOU साइन हो चुके हैं, सहमति पत्र हो गए हैं कंपनियों के साथ। और इसकी ग्राउंडिंग कितनी, आज तक भी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। वास्तव में धरातल में कितना काम हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी इंडस्ट्री लगी है, कितने स्कूल कॉलेज, कितने यहाँ पे हॉस्पिटल खुले हैं, ये कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह धामी सरकार में भी कहा जाता है कि 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हो गए हैं, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहाँ वो रोजगार है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट इस राज्य में हो रहा है, इसके बारे में सरकार श्वेत पत्र भी जारी करे, व्हाइट पेपर सरकार जारी करे। हमने सरकार से कई बार कहा है, आप बताए तो सही, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को आपने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के बाद यहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ी है, और किस तरह के रोजगार यहाँ पर विकसित हुए, सरकार बताए। हम तो देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो रोजगार यहाँ पे स्थापित करने की बात की जाती है, वो सिर्फ रिजॉर्ट होटल के नाम पे यहाँ पे जो लोग हैं वो जमीन खरीद रहे हैं, और वहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिनकी जमीन खरीदी गई है, वहाँ पे चौकीदार नौकर बन रहे हैं लोग, उससे ज्यादा हैसियत उनकी कुछ रह नहीं गई अपने राज्य में। तो ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। इन्वेस्टमेंट के नाम पे, निवेश के नाम पे जिस तरह से आपने कानूनों में छेद किए, और ऐसा माहौल तैयार किया कि यहाँ कोई भी आकर जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है, और उसके बाद जो हम हालात देख पा रहे हैं, ना निवेश हुआ, ना इंडस्ट्री आई, ना रोजगार मिला, तो किसके फायदे के लिए सरकार ने ये कानून कमजोर किए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं संकेत इस बात को लेकर है, जो बड़े बड़े माफिया हैं, सरकार ने उनके पक्ष में काम किया है। आपने कुछ पिटिशंस वगैरह ट्राई करी इस बारे में? क्योंकि अगर, खैर उसका भी एक माइनस पॉइंट ये है कि द मोमेंट अब वो जैसी कोर्ट में जाएगा तो फिर वो न्याय लंबित हो जाएगा, फिर उसको आपको वेट करना पड़ेगा जब तक नहीं होता।
बट कई बार देखा गया है कि कानूनों को अगर आप कोर्ट में चैलेंज करो तो इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं, डिपेंड कितना खिंचता है वो। तो क्योंकि मेरे गांव में अगर मैं बात करूं तो मैं अभी जब गांव गया तो मैंने वहां पूछा, तो वो क्योंकि वहां पे ऐसे कोई रिजॉर्ट बन नहीं रहे, पौड़ी के जो मेरा गांव पड़ता है सतपुली और पौड़ी के बीच में, तो वहां ऐसे कोई रिजॉर्ट्स का इतना कल्चर नहीं है, तो उनको स्पेसिफिकली इस भू कानून से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनके लिए निराधार सी बात थी, कहते नहीं वो साइड जो है कमर्शियल बेल्ट है वहां पे होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इक्वली अगर ये हर जगह से आवाज उठेगी तो थोड़ा ज्यादा वो रहेगा। तो आपके ऐसे क्या प्लान है कि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में आप लोग टीम बनाओगे, कैसे उसको लॉजिस्टिकली मूव कराओगे, किसी ऐसी पार्टी से सहायता लोगे जिनका वॉलंटियर बेस ऑलरेडी है? देखिए, लोगों के बीच तो जो हम संगठनात्मक तौर पे भी हैं, हमने शुरुआत करी दी है। हम ठेठ अभी हमारी नीति घाटी के भी हमारे ये हमने प्रभारी बनाए हैं, जो चमोली प्रभारी हैं, नीति घाटी से आते हैं। तो हमारी संगठनात्मक स्तर पे ब्लॉक लेवल पहुंचने की हमारी तैयारी हो चुकी है, और हम खुद व्यक्तिगत तौर पे भी पहुंचना चाहते हैं उन गांवों तक, उन लोगों तक, और अपनी बात समझाना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में भू कानून की बात है या मूल निवास की बात है, हम ये समझते हैं कि भले ही, जैसे कि आपने कहा कि आप जिस क्षेत्र में गए थे तो उनको ये लगा कि भू कानून के उस हिसाब से भू कानून को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, भू कानून का मुद्दा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। पर हम जहां जहां हम जा रहे हैं, जैसे हम जनता को समझा रहे हैं, तो जनता को समझ में आ रहा है कि ये भविष्य में कितना खतरनाक हो सकता है। और मूल निवासियों की बात में हम इसके साथ इसलिए करते हैं कि मूल निवासियों के भी जो अधिकार हैं, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम देख सकते हैं कि पहाड़ों में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं, हम सड़क की बात कर सकते हैं, हम तमाम उन सुविधाओं की बात कर सकते हैं जो हमें राज्य बनने के साथ ही हमारे साथ अगर मजबूत नीतियां बनती सरकार की तो हमें मिल जाती। तो हम इसी उस पे चल रहे हैं, जिले वाइज कमेटियां बना रहे हैं, ब्लॉक वाइज हमारी कमेटियां बनाने शुरू कर दी। अब हम इसके बाद भ्रमण भी करेंगे, और उसके बाद पूरे प्रदेश भर की जो ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है उसको किया जाएगा। और रही बात किसी पार्टी का सहयोग लेने का, तो वो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ संघर्ष समिति, हम नॉन जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनका एक कैडर बनाएगी, उनसे बात करेगी, और वही हमारी संघर्ष समिति में शामिल होंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सहयोग नहीं लिया जाएगा वॉलंटियर बनाने। ये तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि एक मॉरल ग्राउंड पे तो स्टिक रहना चाहिए। अच्छा, तो प्लान डिपार्टमेंट जो है, यहाँ का जो विभाग है, उनकी एक स्कीम है, उसमें वो क्या करते हैं, लगातार सर्वे करते हैं जो गांव जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, और वहाँ पे वो जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो। कोई बोलता है कैटल हमारे पास नहीं है, या लाइफ स्टॉक्स नहीं है, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है खेती बाड़ी करने के। तो वो बहुत सब्सिडाइज या ऑलमोस्ट 100% सब्सिडाइज रेट पे वो मुहैया कराते हैं उनको, और उनको कोशिश करते हैं कि आप लोग रुको। तो इस स्कीम के अंदर ये रिजॉर्ट या ऐसी जो होम स्टे वाली जो स्कीम्स है वो क्यों नहीं आती है? एक्चुअली में होम स्टे स्कीम जो है वो धरातल तक पहुंच नहीं पाती। वो सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, उसमें कहते हैं कि 10% आप या 20% सब्सिडी मिल जाएगी। तो होता क्या है, वो जो व्यक्ति है जिसको सच में उस चीज का फायदा मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है, जो चाहता है कि मेरे यहाँ होम स्टे बने और मुझे सब्सिडी भी मिले, उस तक वो योजना पहुंच मैं पाती है। वो इसी सिंगल हाँ, विंडो सिस्टम हाँ। हो जाता है, होना चाहिए। वो चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है, कभी डीएम के यहाँ जाता है, फिर कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जाता है। उसको ना तो उसके बारे में उसकी कोई काउंसलिंग होती है, तो उसको तो पहले तो पता नहीं चलता कि होम स्टे योजना है क्या। और ज्यादातर सेटिंग गेटिंग के जो काम होते हैं कि किसी कार्यकर्ता ने किसी जो इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के सरकार के किसी कार्यकर्ता को उस होम स्टे स्कीम का फायदा पहुंच जाएगा, जिसके पास पहले से संसाधन सुसाधन मौजूद है, और वो उसका अधिकार खा जाएगा, जो बेचारा जो सच में टूरिज्म में काम करना चाहता है या किसी और स्वरोजगार में फायदा लेना चाहता है। तो हम ये चीजें धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल विंडो सिस्टम ना होने की वजह से जो उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो उद्यमी हैं, जो करना चाहते हैं कुछ अपना स्वरोजगार, उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे पटवारी या प्रधान वो खबर ऊपर पहुंचाता है, और कल्याण विभाग से जो लोकल बॉडी है या लोकल जो उसकी यूनिट है वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि आप क्यों जा रहे हो, मैं उसको अपना रीज़न बताता हूँ, तो वो पॉसिबल हेल्प करते हैं। तो क्यों ना ये होम स्टे रिजॉर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें बिक्री इन दोनों के नाम पे ही बिक्री हैं, क्यों ना इस क्लॉज को भी उसमें डाल दिया जाए कि अगर कोई ज़मीन बेच रहा है तो विभाग वाला आए और उससे पूछे क्यों बेच रहा है, बेटी की शादी करनी है, तो जो किसान जो ब्याज दर पे जो लोन मिलते हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं, उसके थ्रू कुछ कराया जाए, या कुछ उसको किसी और जो स्कीम होगी गवर्नमेंट की वहाँ से मदद कराई जाए। बेसिकली कि विभाग वाले खुद आके ज़मीन बेचने से रोकें, आपको जाने से रोक रहे हैं, वो तो ज़मीन बेचने से भी रोक सकते हैं। तो मुझे आपको नहीं लगता कि ये जो क्लॉज है इसको अमेंड कराना ज़्यादा ईजी और बेनिफिशियल होगा, रादर कि आप पूरा कानून नहीं बदलवाएं, क्योंकि कानून बदलने में तो बहुत बड़ा एक माफिया होता है, वो कानून बनवाता है और हटवाता है, तो वो तो थोड़ा लॉन्ग एक प्रोसेस है, बहुत उसमें टाइम भी लग सकता है और मेहनत भी ज़्यादा है।
तो आपको क्या लगता है कि अगर विभाग में अगर आप अमेंडमेंट कराएं, इनके जो जो ग्रुप पॉलिसीज हम बोलते हैं उसमें अगर आप चेंजेस कराएं कि उसमें फ्यू क्लॉजेज और डाल दो कि जमीन कोई बेच रहा है तो किस रीजन पे बेच रहा है? बिल्कुल एक मतलब देखिए रूट कॉज तो पता होनी चाहिए कि कोई अगर जमीन बेच रहा हाँ, है कोई रीजन होता है। भी, हाँ, तो वो एक होता है कि हम रोबोट तो है नहीं, ह्यूमन सरकार भी में भी जो काम कर रहे हैं वो इंसान है, सब इंसान है, तो एक ह्यूमन कनेक्शन होना जरूरी है। तो बिल्कुल सरकार के लोगों को भी आना चाहिए, पूछना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि जमीन क्यों बेच रही है, पर जमीन क्यों बेच रहे हैं। पर जो कानून पे संशोधन की बात है, हम ये नहीं कह रहे कि कानून एकदम से हम कर रहे हैं कि जो पहले तो 2018 का कानून है जिसने पूरी लिमिट खोल दी, पहले तो उसको ही वापस लिया जाए। और जो अगर जब लीज में काम हो सकता है, जब कोई व्यक्ति लीज में अपनी जमीन देके किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में या चाहे लीज में काम कर सकता है, तो उसको जमीन बेचने की जरूरत भी पड़े। तो सबसे पहला तो क्लॉज यही होना चाहिए तत्काल प्रभाव से कि जो भी काम हो वो लीज में हो, कोई बाहर का राज्य का अन्य व्यक्ति आए जमीन ले वो खरीद ना सके, वो जो इस वजह से उस व्यक्ति की जमीन भी बचेगी और वो आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं कि वो रीजन भी पता होने चाहिए, वो गवर्नमेंट और प्रशासन को मिलके पता करना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए कि किन किन लोगों ने जो जमीन बेची, क्यों बेची, क्या वजह थी, क्या आर्थिक कारण थे, और जो आर्थिक कारण थे तो क्या हम उनके लिए कोई हमारे सिस्टम में कोई पॉलिसीज थी, नहीं थी तो उन पॉलिसीज पे काम हो। तो ये तो बड़े युद्ध स्तर में होने चाहिए। हमें तो आज बड़ी दुर्भाग्य है कि 24 सालों बाद भी हम अभी इन्हीं बेसिक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। जो सवाल राज्य बनने के बाद सॉल्व हो जाने चाहिए थे, वो आज 25 सालों बाद भी अभी इन पे ही चर्चा ही हो रही है। तो ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक कितने आगे आए हैं। लीज पे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि लीज का एक क्लॉज होता है कि अगर आपने 10 साल से ज़्यादा लीज किसी को दी है, मुझे उत्तराखंड के स्पेसिफिकली डेमोग्राफी के हिसाब से नहीं पता, बट इन जनरल अगर आप इंडियन एक्ट पे बात करो तो 10 साल के बाद अगर लीज 10 साल से ज़्यादा लीज किसी को दी है और जब वो रिन्यू होती है तो प्रेफरेंस उसी को मिलती है जो ऑलरेडी वहाँ रह रहा है। अब जो भी नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आपको कंडीशंस देखते हो, बट एज अ प्रेफरेंस उसको मिलती है। कहा जाता है कि उसका ऑलरेडी बिजनेस है, ऑब्वियसली जो लास्ट राइट है वो ऑनर के पास है, वो चाहे बोले लीज में एक्सटेंड ही नहीं कर रहा, बट सिचुएशनल्स होती हैं ये सारी चीज़ें। तो लीज कैसे आपको लगता है कि फायदेमंद है इसमें कि लीज पे देना, क्योंकि लीज पे मैंने 50 साल के लिए ले लिया। अब ठीक है, टेक्निकली मैं मालिक नहीं हूँ उस जमीन का, लेकिन 50 साल के लिए वो मेरे पास है। 50 साल बहुत लंबा टाइम है। जो ओनर है उसने क्या पेपर साइन करा, कैसे उसके आने वाले बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इंटरेस्टिंग एक मेरे को लगी बात लीज वाली। तो देखिए जो लीज में जो जो भी डील हो, ओनर और जो लीज में लेना चाहता है, तो अधिकार हमेशा जो ओनर के हम ओनर के सुरक्षित होने जी। चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा कानून बने जिससे हमारे ही मूल निवासियों के अधिकारों पे कुठाराघात हो। हाँ, लीज रिन्यू हो और एक जो अच्छा अमाउंट है, जिसके हिसाब से मतलब मार्केट रेट के हिसाब से जो भी तय अमाउंट है, उसके हिसाब से ओनर को पैसे मिले। और कितने परसेंट एवरी ईयर आप जो इंक्रीज इस पे बात कर रहे हो? देखिए अभी तो हमारी ड्राफ्ट बनी रहा है, अच्छा, तो हमारा 10% स्टैंडर्ड है जो, स्टैंडर्ड रेट लेकिन हर स्टेट के एरिया और रिसोर्सेज के हिसाब से अप डाउन है। जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी हमारा ड्राफ्ट तो वैसे बन ही रहा है, अभी मतलब बनने की स्टेज में है। हमारा मतलब 4-5 दिन में ड्राफ्ट भी आ जाएगा। जी, जी, तो जी। उसके हिसाब से ही हम पूरे उत्तराखंड के सामने, ये जनता के सामने ड्राफ्ट लाएंगे। तो हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कोई भी स्टेज हो कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून हो। हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं चाहते कि हिमाचल का कॉपी पेस्ट कानून भी लागू। सही बात। कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट का कॉपी पेस्ट लगा जो हिमाचल और उत्तराखंड की, फिर भी अगर हिमालय राज्य, फिर भी इस संस्कृति और सामाजिक विविधताएं अलग है। तो उत्तराखंड का एक अपना भू कानून हो, अपना एक यूनिक भू कानून हो, जो यहाँ की जल जंगल जमीनों का भी संरक्षण करे। यहाँ की जो हमारी लीज वाली भी जो हम चाहते हैं कि लीज वाली जो भी नीति हो, वो भी ऐसी ना हो कि बिल्कुल हिमाचल की कॉपी पेस्ट हो, और रिन्यू भी होते रहे। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही एक मुश्त अधिकार ओनर और जो लीज में काम करना चाहता है उसके हारमोनियस रूप में सामंजस्य बैठा के ऐसी पॉलिसीज बने जिससे जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है उसका भी फायदा हो, और जो ओनर है उसके भी हितों पे कुठाराघात ना हो। तो यही आपस में जो इनके सामंजस्य बैठ के ये उत्तराखंड में जो हमारा ये है कि भू कानून की उत्तराखंड का एक ऐसा भू कानून हो जो पूरे इंडिया में एक एग्जाम्पल की तरह है, जिसको दिखाया जाए। टेक्निकल क्वेश्चन, मैं उत्तराखंड में नहीं रहता, मैं नेटिवली उत्तराखंड से आता हूँ। मेरे यहाँ अभी ऑफिशियली कोई किसान बही नहीं है मेरी, या मेरा यहाँ डोमिसाइल भी नहीं है, लेकिन मैं उत्तराखंड से आता हूँ, नेटिवली उत्तराखंड से आता हूँ। टॉप ऑफ इट, मैं अब इंडिया में भी नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, और मेरी जो सब कुछ डॉक्यूमेंट सब वहाँ के हैं। अब मेरे को लगता है कि यार उत्तराखंड में कुछ करना चाहिए, मैं आके ज़मीन खरीदता हूँ। तो मेरा क्राइटेरिया कैसे उसमें आएगा, क्योंकि टेक्निकली तो मैं भी बाहर वाला हो गया है ना, तो मुझको पूरे वो पटवारी के पास जाके पूरी बनवानी पड़ेगी, किसान भाई से लेके फैमिली हिस्ट्री करके
वो लिख के देगा लेटर में कि हाँ ये इसकी पूरी एंसेस्ट्री यहाँ निकलती है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। उससे ईजी मेरे को ये लगता है कि मैं गांव में जाऊँ वहाँ किसी से बात करूँ। मेरी इंटेंशन अच्छी है, ठीक है, मैं क्योंकि उत्तराखंड को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ, तो इसलिए मेरी इंटेंशन अलग है जो बाहर से आए हुए लोगों के मुकाबले अगर मैं बताऊँ। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ ज़मीन ली, अब मुझे वहाँ लोकल लोग चाहिए काम करने के लिए, तो मैं लोकल गाँव वालों से लूँगा। उत्तराखंडी शेफ़ दुनिया भर में मशहूर है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कोई पहाड़ी शेफ़ ही हायर करूँ अपने रिज़ॉर्ट के लिए। सारे क्राइटेरिया मैंने वही करे जो एक बाहर वाला कर रहा है, क्योंकि मैं नेटिवली उत्तराखंड से आता हूँ, लेकिन मैं वहाँ का नहीं हूँ। तो मैं कैसे इस क्राइटेरिया में आता हूँ, कहाँ आता हूँ मैं? देखिए आपको पुराने जो इतिहास है, जो भूमि बंदोबस्त का भी जी। है, जो पुराना हमारा किसान भाई का भी एक पुराना जो इतिहास निकलता है, तो वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स देखने तो जाना पड़ेगा। और अगर उत्तराखंड का ही व्यक्ति पे भी अगर एक नाली, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भूमिहीन होने का खतरा से ही सबसे बड़ा, अगर उत्तराखंड का व्यक्ति भूमिहीन हो जाए तो उसको दोबारा भूमि लेने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जैसे कि अगर आपके पास एक नाली जमीन भी नहीं है, तो आपको दोबारा भूमि लेना तो बड़ा मुश्किल काम है आज की स्टेज में। तो आपको पहले तो अपने जो ये है कि पुराना जो आपको कागज है, चाहे आपके भूमि बंदोबस्त, क्योंकि 1962 में ही भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो कार्यालयों में जाके तो आपको कागज निकालने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही जो ये प्रक्रिया है भूमि लेने की, उत्तराखंड के मूल निवासी भाई भले ही अब जो हमारे उत्तराखंड का मूल निवासी है बाहर रह रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा तो है नहीं कि वो उनका कुछ भी पुराना इतिहास निकलेगा नहीं। सबके अपने हाँ। जो कुछ ना कुछ रूट्स तो यहाँ मिलेंगे ही, दादा के परदादा के, जो एक पूरी जो चला ही है। तो उसके बाद तो उनको तो कोई ऐसा सवाल तो है ही नहीं कि वो यहाँ के भूमिदर कभी रहे नहीं है। तो जो भूमिदर रहा है तो उसके लिए तो कोई ना कोई विशेष प्रावधान तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, बाहर वाली जो जिससे भू कानून हाँ, जो आप मतलब भले ही आप क्योंकि जमीन तो हमारी होगी, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो हमारी है ही जमीन। बिल्कुल 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 आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे जिस कैटेगरी में गैर मूल निवासी आएगा, क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं जड़ें इस प्रदेश में हमेशा से रही हैं। तो लोग क्यों इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? आप ये देखिए कि मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, लेकिन अगर इसी सरकार ने इतने लचर करे कानून और हर इंसान परेशान है यहाँ। अगर आप ऑन एन एवरेज हर किसी से बात करें तो हर कोई भू कानून की बात करता है, लेकिन भू कानून जो नहीं ला रही है सरकार, इग्नोर कर रही है, उनको फिर जिता देते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोग वो जो दर्द है वो समझ रहे हैं, लेकिन उसको अपने गुस्से में नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, बात सही है कि अभी लोगों के पास एक मजबूत विकल्प भी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति जो हम गुस्सा देख पा रहे हैं, अभी हम लगातार लोगों के बीच में हैं। लोग विकल्प चाहते हैं। इस राज्य में ऐसा नहीं है। लोग ऐसा विकल्प चाहते हैं जो इस राज्य को बचा सके, क्योंकि 24 सालों में खुली लूट इस राज्य में मची हुई आप देख रहे हैं। हर तरह से लोग परेशान हैं। न रोजगार है, न नौकरियां हैं, न जमीन उनके पास है, न उनकी अपनी पहचान अपने राज्य में सुरक्षित रह गई है। तमाम तरह के संकट से लोग गुजर रहे हैं। तो लोग अब इस राज्य में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहते हैं। भाजपा कांग्रेस से हटकर कुछ लोग आए, कुछ राज्य में बदलाव करें, कुछ बेहतर करें इस राज्य के लिए, ऐसा लोग चाहते हैं। लोगों के बीच ये मैसेज है कि होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब दो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं आपस में, तीसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है, तो दोनों में से किसी एक को जनता को चुनना होता है। पड़ता है। तो ये स्थितियां अभी भी हैं, और जब तक विकल्प नहीं देंगे या जनता इस दिशा में नहीं सोचेगी, तब तक कोई बड़ा बदलाव भी नहीं हो सकता है। और ये तो तय मान के चलिए, विधानसभा के अंदर की ही लड़ाई है। सड़कों पे आप जितना संघर्ष करेंगे, क्योंकि कानून तो विधायक के रूप में ही विधानसभा में पारित होगा और विधायक ही करेंगे उसको, तो एक बड़ी ताकत आने वाले समय में जनता को भी समझना चाहिए। अगर ये लोग जिनको आपने विधायक बनाकर भेजा है, ये आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे कानून नहीं बना रहे हैं जिससे इस राज्य की एक पहचान सुरक्षित रहे, ये अपना राज्य हमारा सुरक्षित रहे, तो कहीं ना कहीं जनता को आप आगे सोचना चाहिए कि आप लोगों ने अब आगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि वो आपके हित में फैसला वहां पर ले सके। तो आई होप, तो इसी में मैं लोचन भाई आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्लान बी? जनता तो नहीं सुन रही है। एक मोहित भाई ने बताया कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बदलें, अगर ढंग के लोग अंदर सदन में जाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे, पर क्या है प्लान बी? कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कराओगे? क्योंकि ऑलरेडी क्षेत्रीय दल यहाँ पे है और वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पा रहा है जिस मूल्यों पे वो बना था। और आज हम इस चीज़ की बहुत कमी देखते हैं। अगर आप हर राज्य में देखो, चाहे आप यूपी में देखो तो वहाँ कुछ क्षेत्रीय दल हैं, आप पंजाब देख लो, आप महाराष्ट्र देख लो, आप थ्रू आउट इंडिया कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अब एक क्षेत्रीय दल, हालांकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, बट सॉर्ट ऑफ उसको हम दिल्ली की पार्टी बोलते हैं, तो एक वहाँ पे ऐसा ऑल्टरनेट है। तो ऐसा क्या रह गया यूकेडी में कि वो पंच नहीं कर पाई?
और प्लान बी क्या है, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। तो अभी आगामी जब भी जो कुछ सालों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है, कैसे इस चीज़ को इतनी मुस्तैदी से उठाएंगे कि दोनों पार्टियां जो मेन पार्टी हैं कांग्रेस बीजेपी, वो इस चीज़ को अपनी मैनिफेस्टो में डालें? कैसे इंश्योर कराएंगे आप? देखिए, हम क्लियर हैं इस बात को लेके कि हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हम सरकार पे प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकार बैकफुट में भी आ ही रही है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं से भारी माफियाओं से भी प्रेशर में है। तो हम इस बात को लेके क्लियर हैं कि अगर सरकार किसी भी तरह से इस चीज को लेके अगर ढिलाई बरतेगी, तो हम जो जैसे हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, हम पूरे उत्तराखंड में हम गांव-गांव को टच करेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। लोग हमें जो भी लोगों के साथ मीटिंग करके या जो हमारी टीम है पूरे उत्तराखंड में फैली हुई, उनके साथ बैठ के जो भी डिसीजन हम मतलब जनता का रहेगा, उसी डिसीजन में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब कांग्रेस भी भू कानून पे बात करने लगी है, कुछ ना कुछ स्टैंड मतलब अच्छा। ले रही है। अब क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि हर किसी पार्टी को अपना कुछ ना कुछ स्टैंड देना पड़ रहा है। पर हम ये भी जानते हैं कि 24 सालों से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उत्तराखंड की जनता को दोनों इक्वल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। छलने का काम किया है। तो हम इस बात को लेके क्लियर हैं कि हम उत्तराखंड में जनता के बीच जाने का जो हमारी अभी तक कोशिश है, उसमें हम काफी सफल हुए हैं और फिर जनता के बीच दोबारा जाएंगे। हम दुर्गम क्षेत्रों में जाएंगे, हम वहां बैठकें करेंगे, मीटिंगें करेंगे और पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा एक सामूहिक फैसला लिया जाएगा, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड की सरकार अगर भूका सबसे बढ़िया, तो हम यही चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवास अभी की जो वर्तमान सरकार है वो ही दे दे। जिसके बाद हम भी आइए, जो हमारी संघर्ष समिति है वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमारी तो जो संघर्ष समिति का नाम है वो भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति बनी हुई सही है। बात, हाँ। तो वो खुद ही अगर उत्तराखंड की गवर्नमेंट अगर मजबूत भू कानून दे देगी या हमारे मूल निवास का अधिकार दे देगी, तो खुद ब खुद वो हमारी संघर्ष समिति डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर जिस तरह से उत्तराखंड की गवर्नमेंट लगातार इस बात को आगे ले जा रही है, कुछ कभी कभी रैलियों से पहले बयान दे देते हैं मुख्यमंत्री जी की हम ला रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए इशू को। तो हमें ये लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार कहीं ना कहीं बच रही है। और अगर ऐसी बचती रहेगी तो आंदोलन भी उग्र होगा, आक्रामक होगा और फिर जनता के साथ एक सामूहिक फैसला लिया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें। चलिए, बहुत अच्छी डिस्कशन रही और आई रियली होप कि आप लोगों का ये आंदोलन सक्सेस हो। ऑब्वियसली हम भी इससे कहीं पॉजिटिवली इम्पैक्टेड होंगे। और ये जो आपने लीज वाला जो क्लॉज बताया, आई थिंक ये ज़्यादा मेरे को पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट आप लोग ज़्यादा इस फील्ड में मास्टर हैं, तो आप ज़्यादा डिटेलिंग इस पे जानते हैं। तो ये है कि अगर लीज का कुछ कानून अमेंडमेंट होता है तो उसमें ब्रेक क्लॉज जो है वो फेवरेबल टू लैंड ओनर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लीज में इंडिया में जो 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 रेंटल प्रॉपर्टी जो जिसके पास होती है वो उसको डोमिनेट करता है। क्योंकि कानून कुछ ऐसा है, 10 साल के बाद अगर आप वहाँ रहते हो तो वो थोड़ा सा जो आपका हाँ, टेनेंट है legal उसकी तरफ लीन हो जाता है थोड़ा। तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस करके क्लॉजेज हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बहुत ज़रूरी है कि लीज जब रिन्यू होगी तो क्या क्राइटेरिया होगा। कि आज मैं देख रहा हूँ ये 5 कमरों की प्रॉपर्टी अच्छी चल रही है, इनजस्टिस होगा उसके साथ भी कि मैं बोलूँ नहीं अब इसको मैं चलाऊंगा, अब आप जाओ। बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर वो उसको ढंग से रेंट पे नहीं कर रहा है एवरी ईयर 10% 12% जो भी मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से जो आप एडजस्ट करोगे, रेंटल इंक्रीज होना चाहिए। और उसकी मेंटेनेंस में शेयर ओनर का कितना होगा और उसका कितना होगा, जो टेनेंट है, या उसकी जो लैंड रेंट है वो इंक्लूडेड है कि नहीं है जो लीज प्राइस है उसके टॉप ऑफ इट। आई थिंक ऐसे कुछ अगर आप पॉइंट्स उस पर कराएंगे तो आई होप कि भू कानून ही वापस हो जाए। जो 18 में अमेंडमेंट हुई थी वो वापस हो जाए। अगर वो नहीं होती तो लीज वाला ऑप्शन आई थिंक इज़ बेटर। तो मैं मोहित भाई और लुसन भाई बहुत धन्यवाद आपका, आपने शॉर्ट समय में समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में और शॉर्ट नोटिस में। और द बेस्ट पॉडकास्ट में हम अक्सर उत्तराखंड के मुद्दे उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपकी एक ऐसी पॉडकास्ट में जिसमें क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं, जिससे हमें भी सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि एक तरह के पॉडकास्ट देके थोड़ा वन डायमेंशनल चीज हो जाती है। तो काफी अच्छा लगा और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं लोगों को भी धन्यवाद। बोलूंगा कि बिट को पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी अगर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो इनका पॉडकास्ट जरूर देखें। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विश्ची का कि आपने हमें अपने पॉडकास्ट पर बुलाया और एक मौका दिया अपनी बात रखने का। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको। और जिस तरह का काम आपका है, उत्तराखंड से जुड़ी संस्कृति हो या यहाँ का हमारा तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनको आप जिस तरह से
अपने पॉडकास्ट के जरिए आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। और उम्मीद करूंगा कि आपके जो ये भूमिका है इससे समाज पे एक बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। और मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आपको तो मैं बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, आप वास्तव में जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठा रहे हैं। बहुत खुशी होती है हमें। और मैं चाहूंगा कि आपको जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है इस पॉडकास्ट के जरिए, और भी आगे लोगों का स्नेह और प्यार मिलेगा आपको। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्ते।